तो दोस्तों मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। साथ में शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं। तो कैसे हैं आप लोग? दीपावली की तैयारी कैसे चल रही है आप सबकी? बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। ओके, और कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो देख रहे हैं आप, इन सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, अंटार्कटिका में भारत के चौथे रिसर्च सेंटर का नाम बताएं जिसे केंद्र सरकार ने जिसकी मंजूरी दे दी है। आंसर क्या होगा? आंसर है मैत्री 2। ठीक है, मैत्री 2। और ये इंडियन एक्सप्रेस में आप ये न्यूज़ भी देख रहे हैं। ओके, तो बर्फीला पूरा इलाका है और वहाँ पर ये रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है। पहले से वहाँ पर ना अगर हम देखेंगे, एक तो दक्षिण गंगोत्री था जो बंद हो चुका है, मैत्री 1 भारती, और अब ये मैत्री 2 वहाँ पर अंटार्कटिका में वो लॉन्च होने वाला है। तो बर्फीला महाद्वीप है अंटार्कटिका और वहाँ पर भारत का ये चौथा रिसर्च सेंटर हैगा। एक बार मैप के ज़रिए देखते हैं, फिर आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। प्यारा भारत है अपना। और अब चलते हैं हम लोग अंटार्कटिका में। सीधे पूरी तरह से अगर हम दक्षिण की ओर चलेंगे एकदम, तो ये दक्षिणी ध्रुव आ जाता है और यहीं पर इसी ध्रुव पर दुनिया के बहुत सारे देश जो है ना वो रिसर्च करते हैं। रिसर्च क्यों करते हैं वहाँ पर? आखिर रिसर्च कई वजहों से करते हैं। एक तो ये जानने के लिए कि क्या परिस्थिति होती है वहाँ पर, कैसे रहा जा सकता है उस जगह पर। दूसरा वैज्ञानिक रिसर्च होता है कि क्या क्या पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं और उस जगह पर क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ खुदाई भी होती है उसके नीचे। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है? दूसरा है एक कब्जे का भी मामला है कि हम वहाँ पर हैं पहले से। ठीक है, उस क्षेत्र में अगर कभी कोई देश ये कहता है कि हमारी दावेदारी है, तो भारत भी कह सकता है ना कि हमारी भी दावेदारी है यहाँ पर। हालांकि मोटिव जो है ना, मेन मोटिव जो है ना वो है क्या? रिसर्च करना। ठीक है, तो एक बार और भी दिखाते हैं हम। यहाँ पर कई सारे रिसर्च सेंटर, मतलब 3 तो पहले से हैं। जैसे एक भारतीय रिसर्च सेंटर स्टेशन है यहाँ पर जो एक्टिव है, जो आप ये देख रहे हैं, इस तरीके का होता है। फिर दक्षिण गंगोत्री पहले था, काफ़ी साल तक वो बर्फ दबा रहा, उसका बाद इसको बंद कर दिया गया था दक्षिण गंगोत्री। फिर मैत्री जो कि 1989 से काम चल रहा है उस पर, ये भारतीय 2012 से यहाँ पर काम चल रहा है। और मैत्री 2 जिस पर अभी अक्टूबर में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है वहाँ पर स्थापित करने के लिए। तो एक सेंटर इस जगह पर है, एक सेंटर इस जगह पर है, और फिर एक और सेंटर यहीं पर बनाया जा रहा है मैत्री 2। तो ये वहाँ का पूरा डेटा रिसर्च इन सब का काम करेगा। ओके, पूर्वी अंटार्कटिका में होगा। और ये कब तक पूरी तरह से इसको बन जाने की उम्मीद है? तो जनवरी 2029 तक, जनवरी 2029 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। 2000 करोड़ रुपए लगेंगे। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट इस तरह का ये सेंटर वहाँ पर बन रहा है। बन रहा है का मतलब बनेगा अभी। ओके, तो वहाँ रिसर्च के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ बहुत सारे खनिज संपदा है, तो इन सब के भी रिसर्च वहाँ पर होते रहते हैं, उन सब की जानकारी मिलती रहती है। और आपको पता है कि भारत से वहाँ पर पहुँचने में कितना टाइम लगता है? मतलब वहाँ पहुँचने में 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक लगता है। मतलब मौसम जैसा रहा वैसा ही वहाँ हम पहुँच सकते हैं उस तरीके से। अगर मौसम वहाँ सही नहीं है तो हमें वहाँ पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। सर्दी के मौसम में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो अलग ही वातावरण में, अलग ही परिस्थिति में वहाँ पर रहते हैं। और बहुत सारे अनदेखे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर रिसर्च का बड़ा सेंटर आकर्षण भी है वहाँ पर। अंटार्कटिका, उसके बारे में आप जानते हैं, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर मौसम बेहद ठंडा, सूखा और तेज़ हवाओं वाला होता है। बिल्कुल सूखा होता है और कुछ खास तरह के वन्यजीव वहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए वो रिसर्च भी वहाँ पर होते हैं। ओके, तो ये तो आपने जान लिया कि अंटार्कटिका में जो इन्हें 4 मतलब 3 पहले से कार्यरत हैं और एक मैत्री 2 जो है ना वो अभी मंजूरी दे दी गई है। 2029 तक ये चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम बात कर रहे थे कहाँ? दक्षिणी ध्रुव की। अब हम लोग उत्तरी ध्रुव की भी बात कर लें। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर भी जो है ना वो सेंटर बना हुआ है। हिमाद्री नाम है उसका, आर्कटिक रिसर्च सेंटर कहते हैं उसको। और वो जो है ना वो किस जगह पर है वो? तो वो जो है ना वो नॉर्वे की सीमा के पास में स्थित है। ये इस जगह पर ये सेंटर मैंने जो
3D मैप है, उसके ज़रिए मैं ये ले गया आपको। ये देखिए इस तरह का न्यू एलेन सुड नॉर्वे की सीमा के पास में है, तो वहीं पर ये आर्कटिक में है। तो मतलब हम लोग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों तरफ रिसर्च सेंटर स्थापित किया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य प्रश्न भी लेते हैं हम लोग एक एक करके। और आप सबके क्वेश्चंस ढेर सारे आ रहे हैं, हम कमेंट्स भी हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं आपको कि दीपावली ऑफर चल रहा है और तमाम बैचेज में छूट चल रही है 70% तक। ये देख रहे हैं तो गूगल प्ले से शार्प लर्निंग ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल इन वन बैच है बिहार का, बिहार के तमाम एग्जामिनेशन के एक ही बैच से तैयारी हो जाएगी, और अलग अलग बैच लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये बैच ले चुके हैं और ये देख रहे हैं। 72वीं BPSC का फाउंडेशन बैच है, वो उस पर भी ऑफर चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 वो क्या है, अक्टूबर में जारी, तो उसमें भारत की रैंकिंग बताएं। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आमतौर पे क्या है, हेनले पासपोर्ट जो है ना, हेनले एंड पार्टनर्स जो एजेंसी है जो जारी करता है, वो साल में 2 बार जारी करता है इंडेक्स। एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में। जुलाई में जारी कर चुका था और अभी हम पहली बार देख रहे हैं जब अक्टूबर में भी जारी किया गया है। ठीक है, जुलाई के बाद फिर से। तो ये 2025 का ना तीसरा ये इंडेक्स जारी किया गया है। तो इसमें रैंकिंग क्या है, आंसर क्या होगा, 85th रैंक है भारत की। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप इंडियन एक्सप्रेस में। ठीक है, अक्टूबर में रैंकिंग 85th है। और कितने देशों में हम बिना वीज़ा के जा सकते हैं, केवल पासपोर्ट के ज़रिए, तो 57 देशों में। ओके, और आपको कुछ पुराने रैंकिंग भी दिखा देना चाहता हूँ, ये देख लीजिए आप। जनवरी 2025 में जो जारी हुई थी रैंकिंग, उसमें भारत की रैंकिंग थी 85th रैंक। जुलाई में 77th थी और फिर से अक्टूबर में ये 85th रैंक भारत की हो गई है। क्लियर हो गई बात। तो सवाल आपके एग्जामिनेशन में इस तरह से पूछे जाएंगे कि जनवरी में कितना था, जुलाई में कितना रैंकिंग थी, या अक्टूबर में कितनी रैंकिंग थी। ठीक है, ये भी हो सकता है कि कुछ ना पूछा जाए, सीधे पूछ दिया जाए कि 2025 की रैंकिंग बताएं। तो जो लेटेस्ट है ना, उसको आंकड़ा आपको याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा, उसी के आधार पर आपका हो जाएगा। किसने ये रैंकिंग जारी की है, तो हेनले एंड पार्टनर्स एक नागरिक सलाहकार फर्म है, उसने जारी की है। और ये इंडेक्स ना इस आधार पर तैयार होता है कि उस देश का जो पासपोर्ट है वो कितना मजबूत है। मजबूत कहने का मतलब कि उस पासपोर्ट से बिना वीज़ा के कितने देशों में यात्रा की जा सकती है। तो भारतीय जो पासपोर्ट है उसके ज़रिए 57 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, 57 देशों में। और ये जो रैंकिंग ना 85th जो रैंक आया है, वो मॉरिटानिया का भी उतनी ही रैंकिंग आई है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये, और ये वैश्विक रैंकिंग जारी करता है। और ये कहाँ से डेटा निकालता है, तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है ना, उसी से ये डेटा निकाल कर तैयार करता है। ओके, अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो अफगानिस्तान की रैंकिंग है 106, पाकिस्तान की है 103, नेपाल की 101 है, बांग्लादेश की 100 है रैंक, श्रीलंका की 98 रैंक है, म्यांमार का 96 है और चाइना का 64 है। इंडिया का है 85th रैंक है। ठीक है, अब एक बार हम बता दें आपको कि जो 85th रैंक है, तो काफ़ी देशों में हम बिना वीज़ा के जा सकते हैं। कितने, 57 कंट्री हैं। जैसे कौन कौन से देश है जहाँ पर हम बिना वीज़ा के जा सकते हैं, अंगोला है, बारबाडोस है, भूटान, बोलीविया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, बुरुंडी, कंबोडिया, केप वर्डे आइलैंड्स, कोमोरो आइलैंड्स, कुक आइलैंड्स, जिबूती, डोमिनिका, इथियोपिया, फिजी, ग्रेनेडा, गिनी, हैती, इंडोनेशिया, ईरान, जमैका, जॉर्डन, कजाकिस्तान, केन्या, किरीबाती, लाओस, मकाऊ जो चाइना के अंडर में है मकाऊ, इसके अलावा मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मार्शल आइलैंड्स, मॉरिशस, माइक्रोनेशिया, मंगोलिया, मोंटसेराट, मोजाम्बिक, म्यांमार, नेपाल, कतर, रवांडा,
समोआ, सेनेगल, सेशल्स, मतलब बहुत सारे हैं। लिस्ट वैसे मैंने पीडीएफ में दे दिया है, लेकिन लिस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस नंबर आप याद रखिएगा कि रैंकिंग क्या और कितने देशों में हम जा सकते हैं। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो कि अक्टूबर 2025 में जारी हुआ, उसके अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश है? कौन है ये पहला? आंसर क्या होगा? सिंगापुर फर्स्ट स्थान पर है ये। ओके, अगर हम देखेंगे टॉप 5, तो टॉप 5 की लिस्ट में यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। टॉप 5 की लिस्ट है ये। नंबर 1 कौन है? सिंगापुर है। सेकंड पर कौन है? साउथ कोरिया है। थर्ड स्थान है जापान का। और ये देख रहे हैं कितने देशों में आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं। जैसे सिंगापुर फर्स्ट रैंक पर है, तो 193 देशों में बिना वीज़ा के जाया जा सकता है। इसी तरह से अलग अलग है। थर्ड जापान हो गया। फोर्थ पे कई सारे देश हैं, फोर्थ रैंक है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जर्मनी, इटली, लक्समबर्ग, स्पेन, स्विट्जरलैंड ये है, ठीक है। और फिफ्थ रैंक जो ना ये सब है, ये और ये, जैसे ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, ओके, और ये तो हो चुका बेल्जियम, हाँ, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड और नीदरलैंड्स। तो ये सब जो हैं ये फिफ्थ रैंक पर ये तमाम देश हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे गए हैं एग्जामिनेशंस में, इसलिए ये प्रश्न जो है ना वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, नोटिफिकेशन नहीं मिला है, कौन कह रहे हैं ये? प्रिंस कुमार। नोटिफिकेशन तो जारी किया जाता है। अच्छा, हम दिखवा लेंगे, अपनी टेक्निकल टीम को बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। सितंबर 2025 में देश में खुदरा महंगाई दर कितनी थी? रिटेल इन्फ्लेशन कितना रहा है? इसका आंसर होगा 1.54%। हाँ, 1.54%। और ये पीआईबी की ओर से, यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ओर से जो रिलीज जारी की गई प्रेस रिलीज, उसका आप डेटा देख रहे हैं, ये 1.54%, ठीक है। तो ये डेटा देख रहे हैं। तो खुदरा महंगाई दर है। खुदरा महंगाई दर का मतलब क्या हुआ कि हम जो अपने दुकानदारों से, पास के दुकानदारों से जो खरीदते हैं अपने डेली यूज़ के लिए सामान, वो खुदरा दुकान हो गया। तो वहाँ से जो लेते हैं, तो वहाँ पिछले साल इसी वक्त में, यानी सितंबर में पिछले साल किसी चीज़ का रेट कितना था और इस साल सितंबर में कितना रेट रहा है, तो थोड़े से महंगाई ज़्यादा रेट हुआ, तो वही महंगाई दर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सितंबर में इतना है। अब आप कहेंगे कि अक्टूबर में सितंबर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सितंबर का पूरा महीना बीता है और फिर उसका डेटा एनालिसिस हुआ है। अभी अक्टूबर पूरा समाप्त नहीं हुआ है, तो इसलिए इसका डेटा अभी नहीं आएगा, इसका डेटा अगले मंथ आएगा, ठीक है। देखिए, इससे रिलेटेड आप कहेंगे कि क्या किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में? एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि आखिर ये कौन जारी करता है ये रैंकिंग, ठीक है। ये रैंकिंग जो है ना वो खुदरा महंगाई दर कौन जारी करता है? तो इस पे आपका जवाब क्या होगा? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्लियर होगी बात? एक और सवाल आता है इससे रिलेटेड, क्योंकि ये महंगाई दर जो है ना वो सीधे तौर पर मतलब खुदरा महंगाई, ये सीधे तौर पर आरबीआई की जो नीति है ना उसको प्रभावित करती है, ठीक है। तो अब महंगाई अगर बहुत कम हो गई और महंगाई अगर बहुत ज़्यादा हो गई, उससे फ़र्क पड़ता है देश की अर्थव्यवस्था को। महंगाई अगर 2% से कम है तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे ये 1.54% है ना, आप तो सोचेंगे कि चलो ठीक है, महंगाई ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन देश की प्रगति के लिए उतना बेहतर नहीं माना जाता है, ठीक है। 2 से 6% जो है ना वो माना जाता है, आरबीआई के द्वारा निर्धारित है कि अगर इतना महंगाई दर है 2 से 6% के बीच में, तो फिर ठीक है, इसका मतलब देश ठीक चल रहा है। अगर 6% से ज़्यादा हो गई महंगाई दर, तो फिर माना जाता है कि वो अच्छी बात नहीं है, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, ठीक है। तो इन सब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास क्या टूल है? वो टूल है रेपो रेट, ठीक है। मैंने पिछले महीने जब रेपो रेट को लेकर खबरें आई थी, तो उस वक्त मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था आपको, ठीक है। तो सवाल इस तरीके से आएंगे कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के पास क्या टूल है? तो वो होगा रेपो रेट होगा, ठीक है। महंगाई से क्या फ़र्क पड़ता है आपको और हमको? महंगाई से क्या होता है कि सामान की कीमत बढ़ जाती है,
ठीक है। आपके जो आय है, इनकम है, वो तो मान लीजिए उतनी ही है लगभग, या आय उस तेज़ी से नहीं बढ़ रही है जितनी कि महंगाई दर बढ़ रही है। ऐसे में जो जैसे 100 रुपये में जितने सामान आप खरीद रहे थे पिछले साल, आज आप 105 रुपये में, 103 रुपये में खरीद रहे हैं, तो 103 रुपया जो है ना, वो तो वैल्यू घट गया ना रुपए का, क्योंकि उतने रुपए में आपको सामान जो ना कम मिल रहा है, उसके लिए आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। ये सब सिनेरियो है। अच्छा, अब एक और चीज़ होता है, सवाल पूछा जाता है कि खुदरा महंगाई दर जो है ना, वो कैसे तय होती है, किस इंडेक्स के द्वारा तय होती है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए। और इसमें क्या होता है ना, खाद्य सामग्री, फल, कपड़े, जूते, घर, ईंधन, बिजली, इन सब के महंगाई की गणना की जाती है कि एक ग्राहक के तौर पर आप जो रिटेल मार्केट से सामान खरीद रहे हैं, तो वो कितना प्रभावित आपको किया है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। भारत की थोक महंगाई दर सितंबर 2025 में कितनी थी? अब बात क्या हो रही है, थोक महंगाई दर की हो गई। थोक महंगाई दर मतलब कि आप जो रिटेलर से सामान लेते हैं, वो जिससे सामान लेता है, ठीक है, थोक दुकानदार से, वहाँ उसकी बात हो रही है। तो उसकी महंगाई दर कितनी थी? 0.13%, ठीक है, 0.13%। अब आप कहेंगे दोनों में अंतर क्यों था? उसका तो 1 पॉइंट समथिंग था, इसका 0.13%। तो दोनों का डेटा जो ना अलग अलग एजेंसी जारी करती है। ओके, क्लियर होगा बात? ये जो थोक महंगाई दर है ना, वो कौन जारी करता है? वो थोक महंगाई दर जारी करता है DPIIT, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें थोक में काउंट नहीं की जाती है, जो कि खुदरा महंगाई दर में भी काउंट की जाती है। तो इसलिए ये डेटा में अंतर होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी सवाल होगा कि आखिर जो थोक महंगाई दर है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो इसके लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स से तय किया जाता है, WPI कहेंगे उसको, ठीक है। क्या कहेंगे? WPI के जरिए ये तय किया जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स के जरिए। ओके, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का जो DPIIT है, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो वो जो है ना, वो डेटा कलेक्ट करता है और फिर ये जारी करता है। क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। महिला वनडे विश्व कप में सबसे तेज 5000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय कौन बन गई है? आंसर का स्मृति मंधाना, ठीक है, स्मृति मंधाना। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप स्मृति मंधाना के बारे में। 2 तरह के प्रश्न बनेंगे, अगला प्रश्न मैं बताऊंगा। तो वनडे में इन्होंने 5000 रन पूरे कर लिए हैं, और ये उपलब्धि पाने वाली वो दूसरी भारतीय हैं और 5वीं जो है ना, वो दुनिया की हैं। ओके, तो इन्होंने क्या किया, अभी 12 अक्टूबर को विशाखापट्टनम में जो मैच चल रहा था, तो उसी के दौरान उन्होंने ये अचीवमेंट जो है ना, वो प्राप्त कर लिया है। ओके, क्लियर होगी बात? महत्वपूर्ण बात ये रही। तो ये है स्मृति मंधाना, तो ये दूसरी ये महिला बनी है, दूसरी भारतीय बनी है इस आंकड़े को छूने वाली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में महिला वनडे में 1000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? ठीक है, महिला वनडे की बात हो रही है और कैलेंडर वर्ष की बात हो रही है। कैलेंडर वर्ष का मतलब होगा 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, ठीक है, इस दौरान। तो इसका भी आंसर क्या होगा? स्मृति मंधाना होगा, ठीक है। इंडियन टीम की उप कप्तान है, तो उन्होंने ये शानदार अचीवमेंट हासिल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। गूगल और अडानी समूह, मतलब गूगल जो है ना, अडानी समूह के साथ मिलकर भारत का सबसे बड़ा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित करेगा? आंसर होगा आंध्र प्रदेश में करेगा, ठीक है। और ये तय हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है दोनों के बीच में। भारत AI शक्ति एक इवेंट आयोजित किया गया था दिल्ली में, गूगल के द्वारा आयोजित किया गया था, उसी में इसकी घोषणा की गई है। तो अगले 5 वर्षों में गूगल जो है ना, वो भारत में लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने जा रहा है, जो अब तक का भारत में सबसे बड़ा निवेश होने जा रहा है। और अडानी इंटरप्राइजेज की एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, अडानी कॉनेक्स,
तो उसी के साथ मिलकर ये बनाया जा रहा है। ये आंध्र प्रदेश में कहेंगे कहाँ पर ही बनाया जा रहा है, तो आंध्र प्रदेश में ये जो है ना वो डेटा सेंटर ये विशाखापत्तनम में स्थापित किया जाएगा। AI डेटा सेंटर होगा, हब होगा, ठीक है। अमेरिका के बाद गूगल का सबसे बड़ा जो हब होगा वो भारत में होगा और यहाँ पर 1 गीगावाट डेटा सेंटर परिसर होगा बड़े पैमाने पर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर के जरिए कनेक्टेड होगा। अब आप कहेंगे डेटा सेंटर का मतलब क्या हुआ? जैसे ये सर्वर, एक इसको आप समझ लीजिए जैसे कि सर्वर मान लीजिए कई तरह के होते हैं डेटा सेंटर। एक डेटा सेंटर मैं बताऊं, जैसे कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं ऐप पर या यूट्यूब पर, तो इसका कहीं ना कहीं सर्वर है, ठीक है। यहाँ से जो लाइव हो रहा है वो पहुँच रहा है कहाँ पर? उस डेटा सेंटर तक, और फिर वहाँ से डेटा सेंटर से आपके मोबाइल तक डेटा पहुँच रहा है, बिल्कुल ऑप्टिकल फाइबर के जरिए इतनी तेज़ी से पहुँच रहा है कि बहुत ज़्यादा अंतर पता नहीं चल रहा है, कुछ सेकंड का ही अंतर है हमारे बोलने और आपके सुनने में, ठीक है। तो एक तो ये डेटा सेंटर होगा कि जहाँ पर वेबसाइट का डेटा वगैरह स्टोर किया जा रहा है। अब AI डेटा सेंटर होगा एक और। AI डेटा सेंटर क्या हुआ? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, मशीन है, उसको काम करने के लिए बहुत कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। उस मतलब एक व्यक्ति जिस तरह से दिमाग खर्च करता है उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मतलब वो मशीन है। तो उसको जब आप कोई कमांड देते हैं, जैसे चैट GPT को आपने कमांड दिया कि हमें ये बताओ कि फ़लाना फ़लाना कौन थे, ठीक है। अब इसके लिए वो क्या हुआ, अपने जो उसके पास मेमोरी है और जो उसकी सोचने की क्षमता है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके पास, इंटेलिजेंस, तो उसको वो ढूंढता है, सर्च करता है और बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है, आपको बताता है। वो सब क्या हो रहा है? वो सब डेटा सेंटर के ज़रिए हो रहा है। आपके मोबाइल पर, आपने छोटे से मोबाइल पर या लैपटॉप पे आपने बटन दबाया और आपको जवाब मिल गया, लेकिन उसके पीछे सारा वर्क जो है ना वो डेटा सेंटर में होता है, हो रहा है और वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो इसी तरह का डेटा सेंटर जो है ना वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में और विशाखापट्टनम में ये स्थापित किया जा रहा है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के N चंद्रबाबू नायडू, और राजधानी है अमरावती। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के किस जिले में एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है, जो नागालैंड का पहला एक्वा पार्क है? आंसर क्या होगा? मोकोकचुंग ये जो जगह है वहीं पर। और 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल यानी ऑनलाइन माध्यम से इस जिले में यानी नागालैंड के मोकोकचुंग जो जिला है वहाँ पर एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है। ये मत्स्य संपदा योजना के तहत ये वहाँ पर स्थापित किया गया है। एक्वा पार्क मतलब मछली से संबंधित, और मछली के जो उसको जीरा कहते हैं या मछली का बीज कहेंगे, बीज मतलब कि मछली के अंडे, उन सब का उत्पादन वगैरह वहाँ पर हुआ करेगा बड़े पैमाने पर। और नागालैंड में जो मछली पालन है उसमें बड़े बदलाव की ओर इसको देखा जा रहा है आगे। ओके, तो इसको एक बार मैप के जरिए भी देखते हैं। नागालैंड चलते हैं, प्यारा भारत है अपना, और ये नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, और ये है रेड कलर में ये नागालैंड। यहाँ की राजधानी क्या है? कोहिमा है। गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला है, वो उनको एडिशनल चार्ज वहाँ का है। ओके, और मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वदेशी काउंटर मानव रहित हवाई प्रणाली यानी UAS ग्रिड का नाम बताएं जिसकी खरीद भारतीय सेना ने शुरू की है। आंसर क्या होगा? सक्षम, ठीक है, सक्षम। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, इंडिजिनस है सक्षम नाम का। और ये करेगा क्या? ये काम एक देखिए ड्रोन टाइप का आपको दिख रहा होगा। ये क्या करेगा कि उड़ेगा आसमान में, और जो दुश्मन के ड्रोन आ रहे हैं ना उन सब पर नज़र रखेगा, ट्रैक करने की और इन्फॉर्मेशन देने का काम करेगा, ठीक है। दुश्मन के ड्रोन को पहचान कर और उसको बेअसर करने के लिए वो मतलब ज़मीन पर जो सैनिक हैं तैनात, जो बंकर में हैं या फिर उस ट्रक में हैं जहाँ से पूरा ऑपरेट किया जा रहा है, तो वहाँ से वो जो दुश्मन के ड्रोन हैं उसको मार गिराएंगे। तो उसी के लिए ये तैयार किया गया है। ओके, क्या ये सक्षम? सक्षम का फुल फॉर्म क्या होता है? सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हाई किल
एसेट्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ड्रोन रोधी हथियार है जो सेंसर को आपस में कनेक्ट रहता है। ये रडार, कैमरा, इसके अलावा सैटेलाइट, मतलब सबको कनेक्ट रखता है और जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें इनबिल्ड है और उसकी वजह से खतरे का विश्लेषण करके और प्रतिक्रिया देने का काम भी तुरंत करता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि ये दुश्मन है, इस पर हमला किया जा सकता है। ठीक है, तो किसके सहयोग से ये विकसित किया गया है? एक तो डीआरडीओ है, इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन सब के सहयोग से इसको डेवलप किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? स्टैंडर्ड डे आंसर होगा 14 अक्टूबर को। और इस बार की थीम क्या है? बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण, बदलती जलवायु के लिए मानक, ये है इस बार की थीम। मतलब जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो ऐसे में जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको भी, उस पर भी सोचने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को लेकर है। ठीक है, तो ये जो विश्व मानक दिवस है ये इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में, 1970 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा? 10 मई और 11 अक्टूबर को, 2 बार मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या है इस बार की? पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है ना, UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसके द्वारा ये दिवस जो है ना घोषित है प्रवासी पक्षियों के बारे में। जैसे भारत में भी प्रवासी पक्षी आते हैं, साइबेरिया से आते हैं, उतनी उत्तरी ध्रुव की ओर से आते हैं। भारत में सर्दी का भी मौसम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आप प्रवासी पक्षियों को देखेंगे अपने क्षेत्र में, अपने तालाब के आसपास के, ठीक है, जहाँ जल निकाय है वहाँ पर। तो ये उनको डेडिकेटेड है, प्रवासी पक्षियों के लिए ये डेडिकेटेड है। ठीक है, हिमालय पार करके आते हैं बहुत सारी जो चिड़िया है वो, इतनी ऊंचाई पर जहाँ पर हवाई जहाज़ का जाना मुश्किल होता है, पार करना मुश्किल होता है, वो पार करके आती हैं चिड़िया, प्रवासी पक्षी। अगला क्वेश्चन, विश्व सफ़ेद छड़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? एक सीमाहीन दुनिया, इंद्रियों की खोज। ठीक है, ये है इस बार की थीम। जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए समर्पित है। दृष्टिबाधित में कई सारे लोग आ जाते हैं, एक तो नेत्रहीन भी आ जाते हैं और ऐसे भी जिनको दिखाई तो देता है लेकिन बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, वो थोड़ी दूर देख सकते हैं, 5 फीट 7 फीट देख सकते हैं, उसके बाद उनको दिखता नहीं है। तो ऐसे लोगों को दृष्टिबाधित भी कहते हैं, उनको सीधे तौर पर नेत्रहीन तो नहीं कह सकते। ठीक है, तो सफ़ेद छड़ी एक ऐसा उपकरण है जो नेत्रहीन लोगों या दृष्टिबाधित लोगों, उन सबको सड़क पर चलने में मदद करता है। और बहुत सारे अब तो सेंसर भी लगने लगे हैं उसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ मिलाएं, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, तो ये आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा घोषित है? तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा घोषित है। यूनाइटेड नेशंस का जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में कहते हैं खाद्य और कृषि संगठन, उसी के द्वारा ये घोषित है ये दिवस। ठीक है, तो ये FAO जो है ना वो दुनिया भर में भुखमरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोशिश करता रहता है। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और दीपावली ऑफर अभी अवेलेबल है, तो तमाम बैचेज जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं आप।